हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले 3 वीडियो के माध्यम से जीव विज्ञान के शाखाओं और उसके उप शाखाओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उस टॉपिक पर पिछले कुछ सालों के अंतर्गत आए हुए प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है किस चीज़ का अध्ययन करता है। पहला ऑप्शन दिया है केवल जीवित जानवरों का। दूसरा ऑप्शन है केवल जीवित वनस्पतियों का। तीसरा ऑप्शन है जीवित एवं मृत जानवरों दोनों का। और चौथा ऑप्शन है जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से सी वाला ऑप्शन सही है, जीवित एवं व मृत जानवरों दोनों का। मतलब जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत हम जीवित और मृत दोनों टाइप के जानवरों का अध्ययन करते हैं। इसकी हम व्याख्या भी देख सकते हैं। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है, जिसके जनक अरस्तु माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत हम मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन करते हैं। और एंथोलॉजी के अंतर्गत हम फूलों का अध्ययन करते हैं। अगर बात करें एग्रेस्टोलॉजी, तो एग्रेस्टोलॉजी के अंतर्गत हम घास से संबंधित अध्ययन करते हैं। और पैलिनोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। अब इसके चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है इक्थियोलॉजी। तो इक्थियोलॉजी के अंतर्गत हम मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन करते हैं। और इसमें दिया है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। अगर बात करें पैरासीटोलॉजी, तो पैरासीटोलॉजी के अंतर्गत हम परजीवी जीवों का अध्ययन करते हैं। मैलेकोलॉजी के अंतर्गत मोलस्का और इसके खोलों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन है सी, जननांकिकी। अगर हम इसके सभी ऑप्शंस के बारे में अध्ययन करें तो पहला ऑप्शन है पारिस्थितिकी विज्ञान। तो पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत हम सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। आनुवांशिकी मतलब जेनेटिक्स के अंतर्गत हम जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन करते हैं। जननांकिकी या जनसांख्यिकी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डेमोग्राफी, इसके अंतर्गत हम मानव जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। अगर बात करें हम वायरस विज्ञान, तो वायरस विज्ञान के अंतर्गत हम विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। मतलब वायरस से संबंधित अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक
विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एथनोलॉजी। एथनोलॉजी के अंतर्गत हम विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को करते हैं। अगर हम सभी ऑप्शन के बारे में जानकारी लें तो पहला ऑप्शन है इथनोलॉजी। तो इथनोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन, और इथनोग्राफी के अंतर्गत किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन, और ईथोलॉजी के अंतर्गत मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और इथिक्स के अंतर्गत नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, बायोनिक्स। अब हम सभी ऑप्शन के बारे में जानकारी ले लें। एक तरह से हमारा ये रिवीजन हो जा रहा है। पहला ऑप्शन है बायोनिक्स, मतलब बायोनिक्स के अंतर्गत हम जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग। बायोनोमिक्स, ये था बायोनिक्स। अब आया बायोनोमिक्स। तो इसके अंतर्गत जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। अगर बात करें बायोनोमी, तो बायोनोमी के अंतर्गत हम जीवन के नियमों का अध्ययन करते हैं, और बायोमेट्री के अंतर्गत हम गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन डी, मतलब इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अगर हम इसका व्याख्या देखें तो पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी के अंतर्गत हम पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों में प्राप्त होती है। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। प्रोफेसर वीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। अब हम सभी ऑप्शन के बारे में जानकारी ले लें। पहला ऑप्शन है एपीकल्चर। तो एपीकल्चर के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं कि व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन करते हैं। अगर बात करें हॉर्टिकल्चर, तो इसके अंतर्गत पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर के अंतर्गत कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन किया जाता है। और फ्लोरिकल्चर, तो इसके अंतर्गत सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है कि सामने वाला खेती, मतलब एक ऑप्शन की तरफ दिया है खेती, और खेती का दूसरी तरफ नामकरण। तो अगर फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, यानी कि ये ऑप्शन सही है। फसलों की खेती को क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी, ये भी सही है। सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर, नहीं,
हार्टिकल्चर नहीं कहते हैं। और फलों की खेती को पोमोलॉजी। मतलब सी वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अब देखो इसमें क्या है, एपीकल्चर। तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, यानी कि शहद की मक्खी, ये सही है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर के अंतर्गत हम रेशम कीट का पालन करते हैं, यानी कि सिल्क वॉर्म, ये भी सही है। अगर बात करें पीसी कल्चर, तो पीसी कल्चर लाख का कीड़ा, ये इससे संबंधित नहीं है। पीसी कल्चर मछली पालन से संबंधित है। और हॉर्टिकल्चर फूल से संबंधित है। तो यानी कि सी वाला ऑप्शन गलत होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो लेक्सिकोग्राफी, इसके अंतर्गत शब्दकोश का संकलन किया जाता है, यानी कि ये सही है। फिनोलॉजी, डाक टिकटों का संग्रह, ये सही नहीं है। एंटोमोलॉजी के अंदर मानव शरीर का अध्ययन नहीं किया जाता है। आइकोनोग्राफी के अंदर कीट पतंगों का अध्ययन नहीं किया जाता है, यानी कि इसमें सिर्फ सुमेलित कौन सा है? ए पार्ट। अगर हम इसके मतलब सही ऑप्शन को देखें तो लेक्सिकोग्राफी के अंतर्गत शब्दकोश का संकलन किया जाता है। फिलोलॉजी, तो फिलोलॉजी के अंतर्गत भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन किया जाता है। और एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। आइकोनोग्राफी के अंतर्गत प्रतिमाओं या चित्रकला का अध्ययन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? तो लेक्सिकोग्राफी का संबंध शब्दकोश के संयोजन से है। अभी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किसी भाषा के शब्दकोश की डिजाइन, संयोजन एवं मूल्यांकन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा मतलब ओलेरी कल्चर। व्याख्या देख लेते हैं इसका। ओलेरी कल्चर के अंतर्गत सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन सही है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। कीट संवर्धन कीटों जैसे केंचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। मतलब इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है कि कृषकों का मित्र कौन है, तो अगर उसमें ऑप्शन में केंचुआ दिया है तो केंचुआ होगा। अगर पूछा जाए कि भूमि की आंत किसे कहा जाता है, अगर ऑप्शन में केंचुआ है तो केंचुआ सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर से प्रयुक्त वर्म होता है, कौन सा ऑप्शन सही है? टेप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म या अर्थवर्म। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? डी, अर्थवर्म। यानी कि वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहते हैं। केंचुओं के मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। मतलब केंचुओं के मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, जीरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है?
जीरंटोलॉजी तो हम पढ़ चुके हैं, ये किससे संबंधित है? वृद्ध से। इसका व्याख्या देख लेते हैं। जीरंटोलॉजी जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है। वृद्धावस्था में मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं तथा शरीर के अंग भी युवावस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते हैं। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा या जीर्णता लाने के लिए शरीर में कौन कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी हैं। यानी कि जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? आनुवांशिकता और विचरण। मतलब अगर इसकी हम व्याख्या देखें तो जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? अभी हम जैसा कि ऊपर पढ़ चुके हैं। इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं इसको? जेरेंटोलॉजी। इसकी व्याख्या एक बार पुनः देख लेते हैं। जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं के अध्ययन की विधा है। अगर हम ऑन्कोलॉजी विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। और टेरेंटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमताओं का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत ऑर्निथोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीर्ण यानी कि वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी कहते हैं। हम लगातार 2-3 क्वेश्चन उसी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पैडोलॉजी किससे संबंधित है? मिट्टी से। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पैडोलॉजी के अंतर्गत मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। मृदा एक भौतिक घटक है जिससे हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टान के अपक्षय से निर्मित होती है। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। हम चारों ऑप्शन के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ऑस्टियोलॉजी यानी कि अस्थियों का अध्ययन। और ओरोलॉजी, तो ओरोलॉजी के अंतर्गत हम पर्वतों का अध्ययन करते हैं। और सेरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी। यानी कि ऑप्शन ये सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सर्पेटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी के तहत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। जैसे हो गया फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। यानी कि इसमें कौन सा बेमेल है? जैसे फिजियोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया और बैक्टीरियोलॉजी किससे संबंधित है? जीव विज्ञान से संबंधित है। जबकि साइकोलॉजी ये
जीव विज्ञान से संबंधित नहीं है, ये मनोविज्ञान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन, पादप में कलम लगाना, सब्जियों का अध्ययन या जन संरक्षण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन ये सही होगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों को विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं लगाए जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रश्न और उसके आंसर, जो हम पिछले जो हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।